अध्याय 208। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव आई। वास्तव में दो फोर्थ ऑर्डर ट्रांसेंडेंट क्रीचर्स के बीच की यह भिड़ंत किसी बड़ी तबाही से कम नहीं थी। हाँ, हमने अभी लेखक से बात की और जाना कि क्रोकोडाइल भी स्पिरिचुअल पावर की लहर के माध्यम से फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच गया था। धूम के गुबार से दहाड़ता हुआ लावा ड्रैगन निकला और ब्लैक ड्रैगन ने भी अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आंखों से क्रूरता और दुस्साहस झलक रहा था। बिजली की तरह तेज गति से झपटते हुए उसने लावा ड्रैगन के सिर पर काट लिया, जिससे ताजा खून चारों दिशाओं में फैल गया। इस पल ब्लैक ड्रैगन का आत्मविश्वास लगभग 70% तक गिर गया। वो सोच रहा था कि इस क्षेत्र में केवल पर्पल पाइथन ही फोर्थ ऑर्डर का है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने पर उसे पता चला कि यहाँ कई अन्य फोर्थ ऑर्डर के जीव हैं, जिनमें उसका वर्तमान प्रतिद्वंद्वी भी शामिल है। जीवन कभी आसान नहीं होता, है ना? अचानक लावा ड्रैगन ने अपना शक्तिशाली हाथ उठाया, उसकी अल्टीमेट क्लॉ टेक्निक। तुरंत ही उसके चारों पंजों में तेज चमक आई, जो हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गए थे, और उसने ड्रैगन की गर्दन पर एक जानलेवा प्रहार किया। याद रहे, ये घाव न केवल रिकवरी को रोकता है, क्योंकि ये एक खुला घाव है, बल्कि ये जलन भी पैदा करता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दर्द दोगुना हो गया हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और गाली देते हुए अपनी घातक सांस से प्रतिद्वंद्वी पर पलटवार किया। किसी भी दूरी पर कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक प्रतिद्वंद्वी के लिए घातक होने की क्षमता रखता है। कोई भी लापरवाह नहीं हो सकता। लावा ड्रैगन अपने भयानक शरीर के साथ हमले से बच नहीं सकता था। भले ही वो काफी तेज था, फिर भी वो नहीं बचता, क्योंकि हमला पीछे की ओर जा सकता था, जहां उसके साथी आध्यात्मिक शक्ति सोख रहे थे। उसे अपने मजबूत पंखों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा और फिर सीधे खड़े होकर अपने पंख फैला दिए ताकि उस घातक सफेद गैस को बिखेर सके। नाइन टेल्ड फॉक्स पीछे से प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण कर रही थी। इस कोण से वो पागल ड्रैगन लावा ड्रैगन की तुलना में अधिक हावी लग रहा था। अजीब है ना? और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई चल रही थी। ये देखकर फॉक्स ने धीरे से अपनी पूंछें हिलाईं। वो जानती थी कि यदि क्रोकोडाइल पीछे की सुरक्षा करने के बजाय खुलकर लड़ पाता तो युद्ध का निर्णय करना आसान होता, लेकिन इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि लड़ाई लंबी खिंचेगी। ब्लैक ड्रैगन को वाकई कम नहीं आंका जाना चाहिए था, और अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। नाइन टेल्स की सीमा पर लावा ड्रैगन के ठीक पीछे कई दरारें आ गई थीं। क्या आपने ध्यान दिया कि लावा ड्रैगन जानबूझकर सबकी रक्षा के लिए वहां खड़ा था? ऑस्ट्रोथ के साथ युद्ध के बाद से नाइन टेल फॉक्स ने अपने गुणों के मामले में बहुत प्रगति की है। न केवल विशेषताओं और ताकत में, बल्कि उसके चरित्र में भी काफी बदलाव आया है। उसका अहंकार, अधीरता और नफरत अब बहुत कम हो गई है, और वो अत्यधिक शांति और सावधानी के साथ एक सच्ची लीडर की तरह बनती जा रही है। इस पल सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। वो दहाड़ी, मैं लड़ूंगी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। बेझिझक स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करो। ओ, ये डिवाइन ट्री था जिसने अपनी आंखें खोल दी थीं। क्या इसने अपना इवोल्यूशन पूरा कर लिया है? यहाँ दूसरी ओर ब्लैक ड्रैगन अपनी शरीर को मरोड़ने लगा और दहाड़ते हुए हमले की तैयारी करने लगा। लावा ड्रैगन भी कम नहीं था। वो भी प्रतिद्वंद्वी के सामने अपनी दहाड़ से जवाब दे रहा था। दोनों ड्रैगन एक साथ दहाड़े, जिससे डिवाइन ट्री लगभग बहरा हो गया। ब्लैक ड्रैगन नीचे की ओर झपटा और झपटते हुए चिल्लाया, ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे आगे नहीं जाने दोगे, है ना? भयानक चेहरे वाले लावा ड्रैगन ने भी दहाड़ते हुए कहा, बकवास बंद करो। अचानक से जमीन से एक ब्लैक रूट ऊपर की ओर निकली और उसने स्पेस को चीरते हुए दोनों ड्रैगन्स को लड़ने से रोक दिया। डिवाइन ट्री ने क्रोकोडाइल की ओर मुड़कर कहा, क्रोकोडाइल, तुम्हें वापस अभ्यास के लिए जाना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दो। डिवाइन ट्री को देखकर क्रोकोडाइल भी चौंक गया। उसका आक्रामक व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया। ब्लैक ड्रैगन ने डिवाइन ट्री का सामना किया और तुरंत लड़ने के लिए दहाड़ा, लेकिन जाहिर है यहाँ नहीं। डिवाइन ट्री ने उसके शोर मचाते हुए मुंह पर एक मुक्का मारा और ठंडे स्वर में कहा, बस मेरे साथ इस जगह चलो। उस मुक्के ने ड्रैगन को सीधे उस स्पेस क्रैक के अंदर धकेल दिया जिसे डिवाइन ट्री ने अभी अभी बनाया था। फिर वो रूट भी अंदर चली गई, जिससे इस जगह की शांति वापस लौट आई।
अंदर अनगिनत बीस्ट्स अभी भी डिवाइन ट्री के कैनपी के नीचे शांत थे। वे अभी भी सक्रिय रूप से अपनी पूरी आत्मा को स्पिरिचुअल पावर सोखने में केंद्रित कर रहे थे। बाहरी अंतरिक्ष में अब केवल डिवाइन ट्री और ब्लैक ड्रैगन बचे थे। इस समय डिवाइन ट्री ने अपनी स्पेशल रूट्स का उपयोग करके एक पर्पल पाइथन का रूप धारण कर लिया था। ब्लैक ड्रैगन को कुछ सेकंड के लिए लगा कि उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन आखिरकार उसने पहचान लिया कि ये पर्पल पाइथन ही डिवाइन ट्री था। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी सांसें इतनी समान थीं। डिवाइन ट्री ने शांति से पूछा, क्या डार्कनेस फिर से जीवित हो गई है? लेकिन किसी कारण से ड्रैगन को बुरा लग गया। वो गुस्से भरे चेहरे के साथ गाली देने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा? तुमने मुझे गंभीर चोटें पहुंचाईं और एक असली ड्रैगन में अपग्रेड होने का अवसर छीन लिया। मैं बस अभी तुम्हें मार डालना चाहता हूं। ओह, तो इसलिए वो इतना गुस्से में था कि उसने दर्जनों शहरों को तबाह कर दिया था। ब्लैक ड्रैगन ने ट्रांसफॉर्म्ड होकर उसने अपने गुस्से को पावर में बदल दिया और उसका पूरा शरीर धधकती हुई आग की रोशनी की एक परत में लिपट गया, जिससे उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। डिवाइन ट्री ने इस दृश्य को देखा और समझ गया कि वास्तव में ये ड्रैगन उसे मारने के लिए दृढ़ था। यहाँ तक कि अपनी शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए उसने अपनी आत्मा को जलाना भी शुरू कर दिया था, जो सच में बहुत जिद्दी था। फिर ब्लैक ड्रैगन ने डिवाइन ट्री पर स्पिरिचुअल पावर थूकने की तैयारी की। ये चाल दुश्मन को या तो मार देगी या गंभीर रूप से घायल कर देगी। वो जोर से दहाड़ा, मैं तुम्हें कर्म की इस अंतहीन ज्वाला में भून डालूंगा। लेकिन डिवाइन ट्री ने शांति से कहा, ठीक है, मैं इस तरह की चीज को मना करता हूं। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और आसानी से उन घातक लपटों को चकमा दे दिया जो पास से गुजरी थीं। ये लपटें इतनी तेज थीं कि वे लगातार स्पेस से टकरा रही थीं और दरारें पैदा कर रही थीं, जिससे शायद कुछ समय बाद ये जगह भी टूट जाती। डिवाइन ट्री ने इस दृश्य को देखा और चिंतित होने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस ड्रैगन से जानकारी प्राप्त करने का प्लान छोड़ना होगा। वो बहुत जिद्दी था और अगर इसमें अधिक समय लगा तो डिवाइन ट्री को खुद नुकसान उठाना पड़ सकता था। कोई जानकारी न निकाल पाने के कारण बेहतर यही था कि वो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन पर वापस लौट जाए। इधर ब्लैक ड्रैगन अपने काम में मग्न रहा और उसने 3 गोलों को बनाया और खुशी से दहाड़ा, हा हा हा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसने उन्हें डिवाइन ट्री की ओर फेंकने की तैयारी की, डिवाइन ट्री को महसूस हुआ कि उसका प्लान असफल रहा और फिर उसे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, चुप रहो! और अचानक एक विशाल पंजे ने पलक झपकते ही ब्लैक ड्रैगन को जमीन पर कुचल दिया, जैसे किसी कीड़े पर पैर रखा गया हो। ब्लैक ड्रैगन दंग रह गया, जैसे सीढ़ियों पर कदम चूक जाने से सीधे जमीन पर गिर गया हो और उसके मुंह से ताजा खून निकल आया। ब्लैक ड्रैगन ने जल्दी ही अनुमान लगा लिया कि यह स्पेशल एट्रीब्यूट की शक्ति थी और वास्तव में जैसे ही उसने स्पेस में कदम रखा, वो कटने के लिए तैयार एक मछली बन गया था जिसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। डिवाइन ट्री उस ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया और अपनी तीखी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, सिर्फ अपनी इस एबिलिटी के साथ तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरे लिए तुम सिर्फ एक एंट हो। नीचे दबे ब्लैक ड्रैगन को अब उसकी पहचान समझ में आ गई थी और वो मुंह में खून लिए चुप रहा। डिवाइन ट्री ने फिर से गंभीरता से कहा, क्या तुम समझ गए? डार्क रेल्म को एक मैसेज भेजने में मेरी मदद करो। जैसे ही ये शब्द गिरे, ड्रैगन ने अचानक अपना सिर उठाया, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका है। लेकिन तभी डिवाइन ट्री ने अपना लहजा बदला और अहंकार से कहा, लेकिन इसे छोड़ो, तुम मेरे एवोल्यूशन के लिए मटीरियल बन जाओ। ब्लैक ड्रैगन उसी क्षण निराश हो गया और उसे अपनी कड़वी बातों पर पछतावा होने लगा। मेरे मास्टर का इंतजार करो, डार्क किंग तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। तभी एक कड़कने की आवाज आई और ताजा खून चारों ओर फैल गया। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ट्री उसे तब तक बहुत कसकर दबाता रहा जब तक कि इस ड्रैगन का लाइफ सिग्नल पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। एक ही बार में खत्म कर देना ही काफी था, क्योंकि डिवाइन ट्री बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे दूसरी बार मौका देना, जो कि एक मजाक होता। इस आउटर स्पेस में डार्क रेल्म की जांच करने की एबिलिटी बहुत सीमित थी। वे लगभग ब्लैक ड्रैगन के इमरजेंसी सिग्नल को पता लगाने और उसे बचाने में असमर्थ थे। डिवाइन ट्री ने एक तरफ देखा और चिल्लाया, पर्पल साइथ, क्या तुम वहां हो? अचानक स्पेस में एक साफ रास्ता कट गया और पर्पल मेंटिस वहां प्रकट हुआ। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने अपनी आंखें फाड़कर जमीन पर पड़े मरे हुए ड्रैगन को देखा। शायद उसे लगा कि मास्टर को लाश साफ करने के लिए किसी की जरूरत थी। डिवाइन ट्री ने धीरे से कहा, इसे खा लो, ये तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
बिना एक शब्द कहे मैंटिस तुरंत अपना मुंह डायनासोर जितना बड़ा खोलकर उसकी ओर झपटा। डिवाइन ट्री ने अपने इस छोटे भाई को देखा और आह भरी। स्पिरिचुअल पावर के टाइड के अलावा पर्पल साइथ को और कुछ नहीं मिला था। उसे स्पिरिचुअल पावर के उस बहाव से कुछ फायदे मिलने चाहिए थे, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में एवोल्यूशन के बाद उसकी रेशियल एट्रीब्यूट बदल गई थी, जिसमें अब दुश्मन को सोखने की एबिलिटी आ गई थी। इसी पल मैंटिस अचानक हाँफने लगा। डिवाइन ट्री अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ रहा था और इस यूनिवर्स के स्पेस को महसूस कर रहा था। सामने मौजूद पर्पल साइथ के अलावा उसने अन्य रेसेस के शक्तिशाली अस्तित्व को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। वास्तव में इस विशाल यूनिवर्स में हमेशा छिपे हुए सरप्राइज होते हैं और हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होता है। डिवाइन ट्री को अचानक महसूस हुआ कि उसे और अधिक सतर्क और विनम्र होने की जरूरत है। भले ही वो भविष्य में डार्क रेल्म पर विजय पाले, फिर भी करने के लिए अनगिनत चीजें बाकी होंगी। तभी मैंटिस अचानक दहाड़ा और उसके शरीर के चारों ओर बिजलियां कौंधने लगी। वो लेवल अप हो गया था। जैसा कि डिवाइन ट्री को उम्मीद थी, मैंटिस काफी समय से थर्ड ऑर्डर के पीक पर था और उसे खुद से अधिक शक्तिशाली जीवों का मांस खाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर के ब्रेक थ्रू को ट्रिगर करने की जरूरत थी। अब देखिए, मैंटिस का एक बहुत ही शार्प वर्जन सामने था, जिसके शरीर के चारों ओर प्रचुर मात्रा में स्पिरिचुअल पावर लिपटी हुई थी और पूरा शरीर हल्के नीले रंग की तेज रोशनी से चमक रहा था। एंशिएंट ट्री दूर ब्रह्मांड में चमकती हुई आकाश गंगाओं को टकटकी लगाकर देख रहा है। वो गहराई से विचार करने लगता है और उसे एहसास होता है कि ये ब्रह्मांड और पृथ्वी कुछ खास अलग नहीं है। दोनों ही पिंजरों की तरह हैं, जहां अनगिनत प्रकार के जीव रहते हैं। फिर भी एंशिएंट ट्री अपने भीतर उमड़ती जिज्ञासा को दबा नहीं पाता। वो हर चीज को करीब से देखना चाहता है और उन दुनियाओं का अनुभव करना चाहता है। वो सोचता है कि क्या वे दुनियाएं भी पृथ्वी जैसी ही सुंदर हैं। वो नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये सब तभी कर पाएगा जब वो कुछ वॉइड स्पीशीज पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो उसकी ओर से उन जगहों की खोज करेंगे और अपनी विजन उसके साथ साझा करेंगे। या फिर उसे खुद इतना शक्तिशाली होने के लिए इवॉल्व होना होगा कि वो इस विशाल ब्रह्मांड को स्वतंत्र रूप से पार कर सके। इसी बीच पर्पल साइथ सफलतापूर्वक इवॉल्व हो चुका है और उसके शरीर से बैंगनी रंग का एक हल्का ऑरा निकल रहा है। वो चुपचाप अपने मास्टर के आदेश का इंतजार कर रहा है। वास्तव में क्या ये मैंटिस भी एक वॉइड स्पीशीज नहीं है? यहां तक कि उसके पास एक ऐसी युवती भी है जिसके पास स्पेस मैजिक है। वो दूसरी एम्बेसडर है, लेकिन दुर्भाग्य से ये लड़की अभी ब्रह्मांड के शून्य में यानी वैक्यूम में जीवित रहने की अवस्था तक नहीं पहुंची है। पर्पल साइथ के स्टैट्स पर एक नजर डालने पर पता चलता है। वॉइड रॉयल फैमिली, पर्पल साइथ, ट्रांसेंडेंट चतुर्थ श्रेणी, जन्मजात एबिलिटी, एवोल्यूशन, विभिन्न वातावरणों में लगातार ढलने और इवॉल्व होकर शक्तिशाली बनने की क्षमता, विशेष एबिलिटी वॉइड क्लॉ, जो अधिकांश शारीरिक सुरक्षा को भेद कर शून्य के पार जा सकता है, हंटिंग इंस्टिंक्ट, आसपास के जीवन बल को महसूस करने में सक्षम, ब्रेथ ऑफ द सी, मछली की तरह समुद्र में ढलने की क्षमता, वॉइड रिदम, शून्य में छलांग लगाने की क्षमता, कंसीलमेंट, बिना किसी निशान या ऑरा के गायब हो जाना, ड्रैगन स्केल्स, अकल्पनीय सुरक्षा जो तत्वों यानी एलिमेंटल के प्रहार को कम कर सकती है। एंशिएंट ट्री अपने इस छोटे भाई को गौर से देखता है। चतुर्थ श्रेणी में इवॉल्व होने के बाद उसका शरीर तुरंत 2 मीटर तक बढ़ गया था और इसका वजन अब पृथ्वी के किसी आम प्राणी के बराबर हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका विकास बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा एंशिएंट ट्री ने उम्मीद की थी, यानी इसके पास स्पेस से जुड़ी सभी एबिलिटीज मौजूद थीं। ये जीवित रह सकता था, खुद को छिपा सकता था और असैसिनेट भी कर सकता था। लेकिन एंशिएंट ट्री थोड़ा चिंतित भी था, क्योंकि भला 2 मीटर लंबा और इतना भारी भड़कम जीव किस तरह का असैसिन होगा। ये थोड़ा असुविधाजनक लगता है ना? कल्पना कीजिए कि उसे 10 नेशन अलायंस के संत को असैसिनेट करना है, लेकिन वो उसके बेडरूम के दरवाजे से ही अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये मैंटिस बहुत बड़ा है। पर्पल साइथ ने अपने मास्टर की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। ऐसा लगा जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि उसके मास्टर थोड़े चिंतित हैं, जिससे वो खुद भी अनजाने में परेशान हो गया। उसकी भावनाओं के कारण उसकी घातक ब्रेथ लगातार चारों ओर फैलने लगी। एंशिएंट ट्री को भी थोड़ा खतरा महसूस हुआ, और ये सच भी है, क्योंकि सभी स्पीशीज में स्पेस गुणों वाली प्रजातियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, यहां तक कि उन्हें सबसे मजबूत कहा जा सकता है। एंशिएंट ट्री ने वापस उस मॉन्स्टर की लाश की ओर देखा।
अब जबकि मांस और रक्त मैंटिस को दे दिया जा चुका था, तो वो उसकी सोल को निश्चित रूप से बर्बाद नहीं कर सकता था। इस सोल का क्या किया जाए? उस ब्लैक ड्रैगन की सोल इकट्ठा होकर एक इंसानी सिर जितनी बड़ी गेंद बन गई थी, लेकिन एंशिएंट ट्री की हथेली के सामने वो बहुत छोटी थी। एंशिएंट ट्री खामोशी से उसे देखता रहा और सोचने लगा कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। वो जानता था कि अगर ये सोल भाग निकली तो डार्क किंग इसे फिर से जीवित कर सकता है, या ये खुद भी जीवित हो सकती है। दूसरी ओर यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति और स्पिरिचुअल पावर को काफी बढ़ा सकती थी। आखिरकार ये पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक की सोल थी। इसी दौरान शाओलिंग एक ट्री रूट पर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ध्यान की मुद्रा यानी मेडिटेटिव स्टेट में प्रवेश कर चुकी थी। वो स्पिरिचुअल पावर को आसानी से सोख सकती थी और सामान्य रूप से बैठकर ध्यान लगाने की तुलना में कहीं अधिक दक्षता प्राप्त कर सकती थी। अचानक उसके पास एक परिचित ब्रेथ महसूस हुई और धीमी आवाज पुकार आई, हे शाओलिंग। उसने तुरंत अपनी सुंदर आंखें खोलीं और देखा वहां एंशिएंट ट्री एक बैंगनी पाइथन के रूप में खड़ा था। उसने अपने मुंह में चमकती हुई हल्के रंग की एक गेंद पकड़ रखी थी। उसने शाओलिंग को बताया कि भले ही इस सोल का एक हिस्सा जल गया है, फिर भी ये एक बेहद शक्तिशाली मॉन्स्टर की सोल है। शाओलिंग के लिए ये वास्तव में किसी खजाने से कम नहीं था। जैसे ही उसने उस सोल बॉल के भीतर देखा, उसे उसके अंदर एक ड्रैगन दिखाई दिया और उसने तुरंत उससे निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस किया। वो मुस्कुराई और उसे दोनों हाथों से थाम लिया। ये चीज निश्चित रूप से उसे तुरंत लेवल अप करने में मदद करने वाली थी। वास्तव में उसे सोखते ही शाओलिंग का पूरा शरीर विशाल स्पिरिचुअल पावर से दमक उठा। उसके चारों ओर दो सूसू प्रकट हुए, एक बैंगनी कीट और दूसरा एक सफेद ड्रैगन। क्या इसका मतलब ये था कि अब वो अपनी लड़ाई के लिए दो सूसू को बुला सकती थी? ये देखकर डिवाइन ट्री भी दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि शाओलिंग सफलतापूर्वक चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ऑर्डर में इवॉल्व हो चुकी है। ये बेहतरीन था। मिस्टी माउंटेन के प्रत्येक सदस्य का ट्रांसेंडेंट चतुर्थ श्रेणी तक पहुंचना वैसा ही था जैसे किसी इमारत में 10 और मंजिलें जोड़ दी गई हों। उसके द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी थी, जो आसमान से सीधे शाओलिंग के सिर के ऊपर गिर रही थी। इसी क्षण ड्रैगन और मैंटिस जोर से दहाड़े और फिर वे उस रोशनी का पीछा करते हुए उसकी ओर झपटे और उसके शरीर में विलीन होने लगे। ये शरीर की कोशिकाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया थी, जो इसी पल समाप्त हो रही थी। अब वो न केवल अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती थी, बल्कि साथ ही उस ड्रैगन की अद्वितीय एबिलिटी भी अब उसके पास थी। उसके दाहिने कान पर एक बैंगनी बाली यानी ईयरिंग और बाएं कान पर एक चांदी की बाली प्रकट हुई। हर बाली उस बीस्ट का प्रतीक है जिसे उसने अपने भीतर समाहित किया है। इसके अलावा उसमें और क्या बदलाव आए हैं, ये हम अभी नहीं जानते। एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन शाओलिंग ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वो तब तक स्थिर खड़ी रहीं जब तक कि उसके शरीर में ऊर्जा की सभी धाराएं पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गईं। एंशिएंट ट्री अपने असली रूप में वापस आ गया और शाओलिंग को बधाई देने के लिए उसके पास पहुंचा। वो मुड़ी और खुशी से झूम उठी। हाँ, शाओलिंग के लिए एंशिएंट ट्री के साथ रहना और अधिक शक्तिशाली बनने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। वो चाहे कितनी भी कठोर और क्रूर क्यों न हो, अपने मास्टर के साथ होने पर वो आज भी एक बच्ची ही है। तभी एक दृश्य देखकर एंशिएंट ट्री थोड़ा चकित रह गया। आखिर क्या हो रहा था? ये व्हाइट टाइगर था जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। पता चला कि व्हाइट टाइगर ने भी एवोल्यूशन की प्रक्रिया में प्रवेश कर लिया है। उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया और एक सुनहरी रोशनी की किरण उसके आर पार चमकने लगी। एंशिएंट ट्री को वास्तव में ये उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट टाइगर इस दौर में इवॉल्व हो पाएगा। उसे लगा था कि वो ज्यादा से ज्यादा तीसरी श्रेणी के शिखर तक पहुंचेगा। एंशिएंट ट्री को तो यहां तक लगा था कि शाओलिंग के पास रहने से वो थोड़ा मेहनती बन गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बस शाओलिंग के छोटे भाई के साथ गेम खेलता रहता है और केवल लड़ाई के समय ही सामने आता है। लेकिन उस टाइगर की प्रतिभा और गुणवत्ता इतनी उच्च है और उसका दिमाग इतना सरल है कि वो स्पिरिचुअल पावर को सोखने और अवेकन होने के लिए सबसे उपयुक्त जीवों में से एक बन गया। अब चिंग चोंग, डायनासोर, एलिफेंट मैमथ और बफलो डीमन की बारी थी। उन्होंने भी इवॉल्व होना शुरू कर दिया। ये टीम कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत मेहनती है, खासकर चिंग चोंग। एक साथ 6 प्रकाश स्तंभ आसमान से मिस्टी माउंटेन पर बरसे, जिससे एक भव्य और अद्भुत दृश्य बन गया। इस क्षण एंशिएंट ट्री बहुत उत्साहित महसूस कर रहा है। अपने छोटे भाइयों को एक नई ऊंचाई पर कदम रखते हुए देखने से बेहतर और कुछ नहीं है। एंशिएंट ट्री लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था, जब मिस्टी माउंटेन की मुख्य सेना इस दुनिया का स्तंभ बन जाए। तब वो आराम से दूसरी चीजों के बारे में सोच सकेगा।
बेशक उसे सबसे पहले डार्क किंग को लात मारकर वापस उसकी दुनिया में भेजना होगा। इसके बाद कुछ और प्रकाश स्तंभ दिखाई दिए। उम्मीद है कि गोल्डन मंकी भी इवॉल्व होकर वूकॉन्ग की तरह एक पौराणिक सत्ता बन जाए। इसके अलावा क्या आपको वो लकी बर्ड याद है? उम्मीद है कि वो भी एक वास्तविक लकी चरित्र के रूप में इवॉल्व हो जाए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर मॉन्स्टर पागलों की तरह दहाड़ रहे हैं। वे ज्यादातर भयानक सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स, जिनमें कोमोडो ड्रैगन से लेकर क्रोकोडाइल तक हर तरह के जीव शामिल हैं। डार्क किंग के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने इंसानी शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये इस दुनिया को वश में करने का पहला कदम है। यहाँ के सुपर ह्यूमन वॉरियर खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर चुके हैं। उन्होंने अनगिनत मॉन्स्टर मारे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत विशाल है और इंसानी पक्ष भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। एक योद्धा एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक चट्टान पर बैठ जाता है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। वो मन ही मन सोच रहा है कि क्या ये मॉन्स्टर का आखिरी हमला है या नहीं। उसके पीछे एक हलचल भरा शहर था, लेकिन अब वो आग के दरिया में डूब चुका है। इस महाद्वीप के 14 शहरों पर हमला हुआ है। तबाही का पैमाना अलग अलग है, लेकिन जिस जगह की रक्षा का आदेश उसे मिला था वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो पूरी जगह एक जलते हुए नर्क में बदल गई थी। इस समय वो अपने हेडक्वार्टर्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक साथी एक घायल व्यक्ति को पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये लड़की शहीद हो चुकी है। उसकी टीम के सभी लोग मारे जा चुके थे और उनके शरीर पीछे ढेर लगे हुए थे। वो साथी हताशा में चीखता है। टीम लीडर बेजान आंखों से उस पूरे दुखद दृश्य को देखता है। भले ही शहर की रक्षा कर ली गई थी, लेकिन उसकी पूरी टीम लगभग खत्म हो चुकी थी। इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी थी। टीम लीडर ने अपने साथी से आंसू पोंछने को कहा, क्योंकि आखिरकार उनका मिशन सफल रहा था। मरने वालों के लिए बस यही एक सांत्वना थी कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वे दोनों खामोशी से खड़े रहे, मानो अपने साथियों को अंतिम विदाई दे रहे हों। आग की लपटों और उड़ती हुई राख ने पूरे माहौल को बेहद गमगीन बना दिया था। तभी टीम के सदस्य ने अपने लीडर से पूछा, अब हम आगे क्या करेंगे? इससे पहले कि लीडर जवाब दे पाता, अचानक उस सदस्य के ऊपर चमकदार एसिड की एक धार गिरी, जिसने उसे पल भर में गला दिया। अगर मॉन्स्टर जीरो का धात्विक शरीर केवल इस एसिड से सील होता था, तो इंसान तो इसके संपर्क में आते ही सीधे खून के फव्वारे में बदल रहे थे। टीम लीडर ने खौफ के साथ देखा कि कैसे उसकी टीम का आखिरी जीवित सदस्य भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। तभी जमीन के नीचे से विशालकाय मॉन्स्टर निकलना शुरू हुए, जिनके लंबे और घिनौने टेंटिकल्स हवा में लहरा रहे थे। टीम लीडर ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। ये ऑस्टरोथ द डिस्ट्रॉयर्स थे। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। पर लानत है, जमीन अभी भी फटी जा रही थी और एक बहुत बड़ा इलाका टुकड़ों में बिखर गया। अनगिनत काली आकृतियां बाहर निकलीं। हे भगवान, क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये ऑस्टरोथ की एक पूरी सेना थी। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सिर्फ एक ने ही 8 करोड़ इंसानों का सफाया कर दिया था और पूरी पृथ्वी को विनाश की कगार पर ढकेल दिया था। क्या होगा अगर ये पूरी सेना एक साथ हमला करते? इसी पल अनगिनत खून जैसी लाल आंखें उस नन्हे से इंसान को घूरने लगीं। उनका नेतृत्व खुद डार्क किंग कर रहा था, जिसके माथे पर एक तीसरी आंख वर्टिकल आई थी। वो जोर से दहाड़ा और बिजली की गति से उस इंसान का खेल खत्म हो गया। अध्याय 209 समाप्त। हाय दोस्तों, अभी तक साथ हैं तो दिल से थैंक यू। अगला एपिसोड मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मुझे सुपर मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं।